नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रिश्तों की तपीश, जब समय ने सबक सिखाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रवि और रिया के एक फैसले ने जैसे पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। माँ का आत्मसम्मान, उनका झूठा गुरूर, सब कुछ एक झटके में चूर हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक नौकरानी की बेटी, जिसे उन्होंने सालों से तिरस्कार की नज़र से देखा, वो उनके अपने सपनों के महल में कैसे दाखिल हो गई। बर्तनों की खनक, झाड़ू की सरसराहट और बुआ की धीमी आवाज़ में गुनगुनाती कोई पुरानी लोकधुन से हमारे घर का आंगन हर सुबह गूंज उठता था। बचपन में से ही यह सब देखती आई थी। बुआ कमला एक सादे हुए राग की तरह हर रोज़ के कामों में खुद को समेटे हुए अपने दुखों को चुपचाप निगलती जाती थी। उनके माथे की सिलवटें, हाथों की कुरदरी त्वचा और थकी सी मुस्कान, सब कुछ जैसे एक अनकहा दर्द बयां करते थे। घर में मम्मी का स्वभाव कुछ और ही था, तेज, चिल्लाहट से भरा। उन्हें बुआ और उनकी दोनों बेटियों का इस घर में होना मानो एक बोझ सा लगता था। कोई भी छोटी सी गलती होती तो मम्मी का गुस्सा बुआ पर फूट पड़ता। कमला, क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? काम करते नहीं बनता तो हाथ जोड़कर कह दो, निकल जाओ इस घर से। बुआ सिर झुकाए बस सुनती रहती, मानो उनके होठ सिल दिए गए हो। उनकी बड़ी बेटी रिया और छोटी बेटी गुड़िया दोनों माँ के पास दुबकी रहती, जैसे डर के मारे छाव ढूंढ रही हो। मैं और मेरा भाई एक महंगे स्कूल में पढ़ते थे। नए नए कपड़े, अच्छे जूते, महंगे बैग, सब कुछ हमारे पास था। लेकिन बुआ की बेटियाँ पुराने कपड़े पहनकर सरकारी स्कूल में जाती और उनकी आंखें कभी कभी चुपचाप जलन देखती, जिसे वो शब्दों में नहीं कह पाती थी। एक बार मैंने हिम्मत करके बुआ से ही पूछ लिया, बुआ आप इतना सब कुछ क्यों सहती हो? इतनी मेहनत करती हो तो बाहर जाकर काम क्यों नहीं करती? बुआ के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई थी, पर आंखें भर आई। बेटा, वो धीमे स्वर में बोली, औरत चाहे जितनी भी मजबूत हो, पर अकेले में डर लगता है। ये दो बच्चियां हैं, इनके साथ मैं कहाँ जाऊँ? और फिर जब कोई जगह ना हो, छाव तो यही मिलेगी, चाहे वो छाव कितनी भी कांटों भरी क्यों ना हो। उनकी आवाज़ काँप रही थी और मेरे दिल में एक ठेस उठी थी। मेरी माँ का स्वभाव कुछ अलग ही था। वो खुद को इस घर की रानी समझती थी। उनका पहनावा, बोलने का अंदाज और हर बात में खुद को सबसे ऊंचा समझने का तरीका, सब कुछ जैसे बुआ और उनकी बेटियों पर रौब दिखाने के लिए था। कमला, ज़रा देख तो, ये फर्श ऐसा क्यों है जैसे मटमैला कागज़ हो? इतनी भी अक्ल नहीं है कि इसे साफ कैसे करना है? घर के कोने कोने में माँ की आवाज़ गूंज उठती। बुआ झट से घुटनों के बल बैठ जाती, झाड़ू पकड़ दोबारा से फर्श रगड़ना शुरू कर देती। उनकी सांसें फूल जाती, पर माँ की आवाज़ का डर उनके दिल में जैसे हथौड़े की तरह पड़ता था। बुआ की बेटियाँ रिया और गुड़िया भी पच नहीं पाती थी। तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है रिया? जा ये सब बर्तन मांझ, और गुड़िया रसोई में सब्जियां काट, बड़े लोग आएंगे, पार्टी में सब कुछ चमकना चाहिए। माँ का हुक्म किसी सेना के जनरल जैसा ही था। आदेश जारी होता और सब कोई दौड़ पड़ता। माँ का भेदभाव साफ नज़र आता था। मैं और मेरा भाई जब अच्छे स्कूल के यूनिफॉर्म में तैयार होते तो माँ के चेहरे पर गर्व साफ झलकता था। देखो तो हमारे बच्चे क्या सितारे लग रहे हैं। और इधर ये दोनों नौकरानी की बेटियाँ जैसे लगती थी। कपड़े देखो इनके, जैसे किसी कचरे से उठाए हो। बुआ की बेटियाँ सहम कर खड़ी रहती, आंखें नीचे, होठ भींचे, कोई जवाब नहीं देती। उनके लिए स्कूल जाना जैसे एक सज़ा था। पुराने फीके कपड़े, घिसे हुए जूते और माँ की कड़वी बातें उनके साथ जाती। जब कभी घर में मेहमान आते तो माँ का रौब और भी ज़्यादा बढ़ जाता। कमला, ये मेज़ पोछी क्यों नहीं? देख कितना गंदा लग रहा है। और रिया, ज़रा चाय ले आ जल्दी। गुड़िया, मिठाई प्लेट में सजा, साफ साफ
जल्दी जल्दी कर, वरना सबके सामने डांट पड़ जाएगी। कभी कभी तो माँ रिया को मेहमानों के सामने ही बोल देती, हाँ जी, ये दोनों तो नौकरानी की बेटियाँ हैं, सीखना पड़ेगा इन्हें कैसे बड़े घर में रहते हैं। मेहमान मुस्कुरा देते, कुछ तंज कसते और बुआ की बेटियाँ शर्म से गड़ जाती। कभी घर में पार्टी होती तो सारा काम बुआ और उनकी बेटियाँ पर लाद दिया जाता। कमला देख लेना, सब कुछ सही होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाना, प्लेट्स, मेज पर सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पार्टी के बाद भी बुआ और उनकी बेटियाँ देर रात तक बर्तन धोती, फर्श साफ करती, जबकि माँ अपने कमरे में बैठी अपनी नई साड़ी की तारीफों में ही लगी रहती। मुझे याद है जब भाई के जन्मदिन की पार्टी का दिन था, माँ ने खुद के लिए एक महंगी सिल्क की साड़ी खरीदी, सुनहरी किरानी वाली। आईने के सामने खड़े होकर बार बार उसे निहारती रही, चूड़ियाँ खनखनाती और इतराती, देखो प्रिया, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। कोई सास बहू सीरियल की हीरोइन भी इतनी सुंदर नहीं होती होगी। मैंने हंसकर माँ की बात सुनी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झंझोकर रख दिया। बुआ की छोटी बेटी गुड़िया हाथ में पानी का गिलास लिए आ रही थी और गलती से वह गिलास माँ की साड़ी पर गिर गया। माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अरे, तुझे दिखता नहीं, मेरी नई साड़ी बर्बाद कर दी, कितने रुपए की भी है तू जानती है। गुस्से में माँ ने गुड़िया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बुआ दौड़कर आई, हाथ जोड़कर माँ के पैर पकड़ गई। माफ़ कर दीजिए भाभी, बच्ची है, गलती हो गई। लेकिन माँ का गुस्सा कम ही नहीं हुआ। गलती, हर दिन गलती, हर दिन कोई नई मुसीबत। मैं कोई मुफ्त में इनका बोझ नहीं उठा रही, ये नौकरानी की औलादें ही तो है, काम के लिए ही है यहाँ। मैं काँप गई थी माँ की आवाज़ सुनकर। बुआ का चेहरा आंसुओं से भीग गया था और गुड़िया सिसक रही थी। रिया एक कोने में खड़ी चुपचाप रो रही थी। माँ की आवाज़ हर रोज़ इसी तरह घर की दीवारों में गूंजती थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। जब भी मैं बुआ या उनकी बेटियों के पक्ष में कुछ बोलती, माँ की आवाज़ और तेज़ हो जाती। तेरी भी अकल खराब हो गई है क्या प्रिया? ये सब तुझे बहकाती हैं क्या? देख लेना, तू भी इनके जैसी निकलेगी एक दिन। मुझे लगता है ये घर अब किसी मंदिर जैसा नहीं रहा था। ये एक खानदानी है जिसमें बुआ और उनकी बेटियां चुपचाप सज़ा काट रही है। घर में हर दिन यहाँ वही सिलसिला था, माँ का गुस्सा, ताने और बुआ का चुपचाप सब सहना। पर उन दिन तमाम कड़वे पलों के बीच मेरे दिल में एक आवाज़ सी ठीस उठती थी जब मैं बुआ और उनकी बेटियों को चुपचाप सहते हुए देखती थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता था, क्यों क्यों ये लोग इतना सह रहे हैं। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं धीरे धीरे बुआ की बेटियों के पास चली जाती, उनके सर पर हाथ फेरती और उन्हें प्यार से पूछती, क्या खाना खा लिया तुमने? स्कूल का काम कर लिया? गुड़िया अपनी बड़ी बड़ी डरी आंखों से मुझे देखती और फिर धीरे से कहती, दीदी, माँ ने कहा बर्तन धोना है, नहीं तो डांट पड़ेगी। मैं मुस्कुरा देती, उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बर्तन तो रहते ही हैं, पहले पढ़ाई कर लो, मैं मम्मी से कह दूँगी, ठीक है। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे भी डर लगता कि अगर माँ को पता चल गया कि मैं उनकी नज़रों में नौकरानी की बेटियों के साथ इतना लगाव रखती हूँ, तो फिर मुझ पर भी गुस्सा बरस जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप बिना माँ को बताए उनकी मदद करती थी। बड़ी बेटी रिया तो बेहद होशियार थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अपनी माँ की पीड़ा को भी महसूस करती थी। वो जब किताबों में सिर झुकाए पढ़ती तो वैसा लगता जैसे उनके भीतर ही कोई एक अलग ही आग जल रही हो। एक दिन मैंने उससे कहा, रिया, तुम्हें पढ़ाई की इतनी रुचि है तो तुम्हें कंपटीशन तैयारी करनी चाहिए, बैंक, एसएससी, कुछ भी। उसने डरते हुए मेरी ओर देखा, फिर धीमे से बोली, दीदी, मम्मी ने मना किया है, वो कहती है हमारी किस्मत में नौकरी वोकरी नहीं लिखी है। मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी। मैंने ठान लिया कि कुछ ना कुछ करके देखो। रिया, किसी को मत बताना
मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगी। तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं तो मैं दिलवा दूंगी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक झलक थी। वो बहुत होशियार थी। एक बार जब मैंने उसे गणित के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए तो वो झट से समझ गई। मैंने माँ को बिना बताए उसके लिए किताबें खरीदी, उसके नोट्स तैयार किए और जब भी समय मिलता उसके साथ बैठती। हम दोनों को यह दोस्ती और छोटी सी क्रांति घर के सन्नाटे में एक धीमी सी आवाज़ थी जिसे मैं माँ से छुपा रखती थी। माँ का रवैया ज्यों का त्यों था। जब रिया और गुड़िया कॉलेज जाने की बात करती तो माँ उन्हें झिड़क देती। कॉलेज जाकर क्या करोगी? पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगी क्या? घर का काम सीखो, वही है जो तुम्हारे काम आएगा। पापा इस सब में कुछ भी नहीं कहते। वो अपने दफ्तर और अखबारों की दुनिया में मस्त रहते, मानो घर के हालात से उनका कोई वास्ता ही ना हो। कभी कभी लगता जैसे बुआ उनकी सगी बहन नहीं है। पापा से मैंने एक बार पूछा भी था, पापा बुआ की बेटियों को पढ़ने क्यों नहीं देते? पापा ने अखबार के पन्नों से नज़र हटाई बिना ही कह दिया, ये सब औरतों के झगड़े हैं, हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे उन पर भी गुस्सा आता था, कैसे इतने अनजान बन रहे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी ज़्यादा कुछ कहने की। भैया भी अब शहर से बाहर अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी में लग गए थे। घर की हालत भैया को दिखाई नहीं देती थी और माँ हर बार यही कहती थी, देखो हमारा बेटा तो अफसर बन गया और ये दोनों तो बस रोटियां बेलने के लायक ही है। माँ ने तो रिया और गुड़िया का कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था। कहती थी पढ़ाई लिखाई में खर्चा ही खर्चा है, कौन सा कमा कर लाएंगी हमारे लिए। पर मैंने हाँ नहीं मानी। मैंने चुपचाप उनका डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन करवा दिया। किताबें मंगवाती, फीस भी खुद अपने जेब खर्चे से देती। धीरे धीरे कई सालों की मेहनत से दोनों ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन सुनैना ने मेरे हाथ थामकर कहा, दीदी अगर आप नहीं होती तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाती। आप मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और मेरी आंखों में आंसू। मुझे लगता था जैसे इस घर की दीवारों में सिसकियों की आवाज़ कैद थी, लेकिन मैंने कोशिश की थी जितनी भी मैं कर सकूं उतनी। शायद यही मेरे हिस्से की लड़ाई थी। घर में उस दिन रौनक की कुछ और बात थी। झाड़ू पोछा, सजावट, महंगे पकवान, सब कुछ एकदम परफेक्ट करने का हुक्म था। माँ बार बार इधर उधर घूम रही थी। हाथ में उनकी सिल्क की साड़ी का पल्लू लहराता जाता और उनका चेहरा चमक रहा था जैसे कोई खास मकसद पूरा होने वाला हो। देखो प्रिया, ज़रा अच्छे से तैयार होकर आना, ठीक है? और हाँ, जब मेहमान आए तो मुस्कुराकर सबको नमस्ते करना। तुम जानती हो ना, रवि आ रहा है, बहुत बड़ा आदमी है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। हमारी किस्मत खुल जाएगी अगर तुम्हारा रिश्ता वहाँ तय हो गया तो। माँ ने मेरी ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर उम्मीदों की एक अलग ही चमक थी। पापा भी वही रेट रटाए बैठे शब्द दोहराते, देख लेना प्रिया, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। रवि अच्छा लड़का है, उसका परिवार भी अच्छा है, हमें बस ठीक से व्यवहार करना है। पार्टी शुरू हुई। ड्राइंग रूम मेहमानों से भर गया। हंसी, बातें, चाय की खुशबू, मिठाइयों की प्लेटें और माँ की बनावटी मुस्कान, सब कुछ एक दिखावे की चमक थी। माँ बार बार इधर उधर घूमती और अपने आभूषणों को ठीक करती और अपनी साड़ी के पल्लू को संभालती। वो एक सेठानी की तरह इतराते हुए कह रही थी, आज देखिए हमारे घर में कितनी रौनक है और हमारी प्रिया देखिए कितनी प्यारी लग रही है। रवि भी अपने माता पिता के साथ आया था। ऊंचा कद, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और एक अलग ही ठाठ। उसकी नज़रें पूरे घर का मुआयना कर रही थी। शायद वह उस शादी माहौल को महसूस करना चाह रहा था जिसके बारे में उसके पापा ने उसे बताया था। मगर तभी एक अजीब सा मोड़ आया। बुआ की बड़ी बेटी रिया चुपचाप रसोई से निकलकर प्लेटें लेकर आई थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी।
माथे पर पसीने की बूंदें और कपड़े भी साधारण से थे, पर उसकी आंखों में वही गहराई, वही आत्मसम्मान था जो किसी किताबों से निकली नायिका की याद दिला दे। रवि की नज़र रिया पर पड़ी। वो एक पल को जैसे ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, आंखें फैल गई। फिर वह धीरे से बोला, रिया, तुम? रिया भी चौंक गई। उसके हाथ में प्लेटें काँप गई। रवि, आप? उसकी आवाज़ काँप रही थी, मानो पुरानी यादें पलट आई हो। माँ ने कहा, सब देखा तो उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने लगभग फुकराते हुए पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रवि ने अपनी नज़रें माँ की तरफ मोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में रिया के लिए एक अलग ही चमक थी। वो धीरे पर ठोस आवाज़ में बोला, हाँ आंटी, मैं रिया को जानता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। सन्नाटा छा गया पूरे कमरे में। मेहमानों की हंसी जैसे गले में अटक गई। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ का कप छूटते छूटते बचा। क्या क्या कहा तुमने? एक नौकरानी की बेटी से शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ की आवाज़ फट पड़ी। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी और शब्दों में जहर। मगर रवि ने शांत पर मजबूत स्वर में कहा, नौकरानी की बेटी? आंटी, रिया सिर्फ एक इंसान की बेटी है और वो इंसान आप ही के घरों में सालों से चुपचाप काम करती रही है। रिया पढ़ी लिखी है, समझदार है। मैं उसे काफ़ी समय से जानता हूँ। जब वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, उसके हौसले, उसकी मेहनत ने मुझे प्रभावित किया था और आज जब मैंने उसे देखा तो मैं और कुछ नहीं सोच पाया। माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये सब मेरे घर में होगा? मेरी बेटी को छोड़कर एक नौकरानी की बेटी को तुम पसंद करोगे? तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह है या नहीं? रवि की माँ भी कुछ कहने को हुई, पर रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिए आंटी, लेकिन अगर इज्जत सिर्फ जात पात, पैसे और ऊंचे नीचे से होती है तो मैं ऐसी इज्जत नहीं चाहता। मैं रिया को पसंद करता हूँ और अगर उसे स्वीकार करने का मतलब आपके घर में दूर जाना है तो मैं तैयार हूँ। मेरी माँ हक्की पक्की रह गई। उनका सारा बनावटी आत्मसम्मान एक झटके में चूर हो गया था। मैं एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक तरफ माँ की टूटी हुई उम्मीदें थी तो दूसरी तरफ रिया की चमकती आंखें, जिनमें पहली बार खुद के लिए हक की एक किरण थी। रिया धीरे से बोली थी, दीदी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसका हाथ थाम लिया, उसकी हथेली में अपनी हथेली रख कर कहा, खुश रह रिया, तू इसी लायक थी और मैं हमेशा तेरा साथ ही दूंगी। उस दिन घर में तूफान आया था, पर रिया की किस्मत के दरवाजे खुल गए थे और मैं बस खामोश खड़ी थी, दिल में एक सुकून लिए कि जो मैं नहीं कर पाई वो वक्त ने कर दिखाया। रवि और रिया के उस फैसले ने जैसे पूरे घर को हिलाकर रख दिया हो। माँ का आत्मसम्मान, उनका झूठा गुरूर, सब कुछ एक झटके में चूर हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक नौकरानी की बेटी, जिसे उन्होंने सालों से तिरस्कार की नज़र से देखा, वो उनके अपने सपनों के महल में कैसे दाखिल हो गई। माँ 2 दिन तक बिना कुछ बोले बिस्तर पर पड़ी रही। उनकी आंखें सूनी थी, होठ काँप रहे थे, जैसे कोई अनकही सज़ा उनके भीतर पल रही थी। और फिर तीसरे दिन एक ज़ोरदार सिरदर्द के साथ उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा टेढ़ा हो गया, एक तरफ का हाथ पैर सुन्न पड़ गया। डॉक्टर ने बताया ब्रेन हैमरेज हुआ है, आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। माँ, जो कभी पूरे घर पर रौब जमाती, आज बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। पापा एक कोने में बैठे चुप थे और मैं बस आंसू बहा रही थी। माँ का बिस्तर पर पड़े पड़े चेहरा फीका पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और उनका हर शब्द अब कांपता हुआ निकलता था। उनकी हालत देख मन में एक टीस उठती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चुभता था माँ का वो टूटा हुआ आत्मसम्मान, जिस पर उन्होंने सालों इतराया था। अब वह रेत की दीवार की तरह ढह चुका था।
बुआ हर दिन माँ के पास बैठती, उनका हाथ सहलाती, माथे पर तेल मलती और धैर्य से उनका हर आदेश मानती। उन्होंने माँ के खाने पीने से लेकर दवाई देने तक हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। जब माँ के पैरों में हल्की हरकत आई तब बुआ की आंखों में खुशी झलकी, तो किसी माँ की ममता से कम नहीं थी। एक शाम माँ ने कांपते हाथों से बुआ का हाथ थाम लिया। उनकी आवाज़ टूटी हुई थी पर उसमें एक सच्ची पीड़ा थी। सुमित्रा, मैं कितनी गलत थी। तूने हमेशा मुझे भाभी कहा, लेकिन मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। अपनी बेटियों पर बोझ समझा, नौकरानी कहा, तुझे इंसान तक नहीं समझा। और आज जब मैं खुद इस बिस्तर पर लाचार पड़ी हूँ, तब तू ही मेरा सहारा बनी है। भगवान ने मुझे सबक सिखाया, लेकिन तूने तो जैसे मेरे गुनाहों का बोझ अपने सर पर ही ले लिया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बुआ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी आवाज़ में वही ममता थी। भाभी, दिल में बोझ मत रखो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। ये घर, ये परिवार सब एक ही तो है। भले हम सब इसके हिस्से में दर्द था, लेकिन अब हमें साथ चलना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। माँ ने रिया को अपनी तरफ बुलाया। रिया झिझकते हुए गई। उसके चेहरे पर अब भी एक अनजाना सा डर था। माँ ने कांपते हुए हाथों से उसकी हथेली थाम ली। रिया बेटा, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। आज समझ में आया कि इज़्ज़त खून या हैसियत से नहीं, बल्कि दिल से कमाई जाती है। तूने वो इज़्ज़त कमाई जिसे मैं अपने पैसों से भी नहीं खरीद सकी। अब मैं चाहती हूँ कि तू और रवि अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ और पूरे दिल से आशीर्वाद देती हूँ। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने उसका हाथ थाम लिया और मैं बस सिसकियाँ दबाते हुए माँ को देखती रही। पापा भी उस दिन कुछ कहने को हुए, फिर धीमे से स्वर में बोले, शायद हमें भी खुद से सवाल करने चाहिए थे। बहन के दर्द को समझना चाहिए था। अब जो हुआ उसका पछतावा है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ये घर सिर्फ दीवारों का घर ना रहे, बल्कि एक परिवार बने। उस दिन घर की हवा ही बदल गई थी। एक अजीब सा सुकून था, जैसे पुराने गाँवों में मरहम लग गया हो। रवि और रिया की शादी सादगी से लेकिन ढेर सारी खुशियों के साथ हुई। माँ ने अपने जेवर की अलमारी खोली और अपने सबसे पसंदीदा साड़ी और जेवर रिया को पहनाए। पहली बार उनके चेहरे पर वो गर्व था जो सिर्फ किसी अपनी बेटी को सजाते वक्त आता है। शादी के मंडप में बैठी रिया की आंखों में चमक थी और माँ की आंखों में आंसू, मगर वो आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और पछतावे से भरे आशीर्वाद के थे। मैंने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, प्रिया, आज समझ आया कि रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार से चलते हैं। मैं बहुत देर से समझ पाई, पर शुक्र है कि भगवान ने मुझे वक्त दिया अपनी गलती को सुधारने का। और मैं बस सोच रही थी, शायद यही ज़िंदगी का असली सबक है। रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हम सब ने मिलकर एक नई शुरुआत की और इस बार दिलों में कोई पराया नहीं था, सब अपने थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली परख मुश्किल हालात में होती है। कभी कभी हम अपने स्वार्थ और अहंकार में अपनों की तकलीफ़ों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। जिन लोगों को हम कमज़ोर समझते हैं वही सबसे मजबूत साबित होते हैं। इस कहानी से हमें यह भी समझ आता है कि ममता, सेवा और त्याग का कोई मोल नहीं होता। अगर समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। इसलिए किसी के भी साथ भेदभाव ना करें, सबको समान प्यार और सम्मान दें, क्योंकि यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन दिल में एक सच्चा सबक छोड़ जाती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रिश्ते अगर दिल से निभाए जाए तो कोई पराया नहीं होता और हर इंसान सम्मान का हकदार होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर
नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।